छह नेता जिन्होंने बाल ठाकरे से पंगा लिया और पछताए, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 6 पर आते हैं संजय निरुपम जी। साल था 2005 जब बिहार से मुंबई आकर अपनी सियासी जमीन तलाशने वाले संजय निरुपम जी को लगा कि अब उनके पंख इतने बड़े हो चुके हैं कि वो खुले आसमान में मातोश्री को भी आंखें दिखा सकते हैं। बाल ठाकरे साहब ने उन्हें दोपहर का सामना का संपादक बनाया, 2 बार राज्यसभा की चमचमाती कुर्सी पर बैठाया और दिल्ली के सियासी गलियारों में एक पहचान दी। लेकिन निरुपम जी ने बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन पर ही सार्वजनिक सवाल दागने शुरू कर दिए। उन्होंने खुलेआम बयानबाजी करके मातोश्री की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, शेर की माद में हाथ डालने का अंजाम वही हुआ जो तय था। बाल ठाकरे साहब के सिर्फ एक इशारे पर निरुपम जी को शिवसेना से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया। पार्टी से बाहर होते ही मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिकों ने उनके पोस्टरों पर काले पोत दी और उनका ऐसा विरोध किया कि उनके पसीने छूट गए। इसके बाद निरुपम जी ने कांग्रेस का दामन थामा। 2009 में मुंबई उत्तर से एक बार लोकसभा चुनाव भी जीत गए, लेकिन शिवसेना का जमीनी कैडर उनसे ऐसा रूठा कि वे कभी दोबारा अपने दम पर बड़ा जनाधार खड़ा नहीं कर पाए। कांग्रेस में वे मुंबई अध्यक्ष तो बने, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी और लगातार चुनावी हारों ने उनका सियासी कद छोटा कर दिया। वर्तमान में संजय निरुपम जी जीवित हैं और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वो पुराना रसूख और रुतबा अब सिर्फ किस्सों में बाकी है। नंबर 5 पर आते हैं राज ठाकरे जी। साल था 2006 जब महाराष्ट्र की राजनीति में वो भूचाल आया जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राज ठाकरे जी की कद काठी, बोलने का वही आक्रामक तेवर, सिगार पीने का अंदाज और कार्टून बनाने की कला, सब कुछ बाल ठाकरे साहब की कार्बन कॉपी लगती थी। जनता उन्हें शिवसेना का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान रही थी, लेकिन जब पार्टी की कमान धीरे धीरे उद्धव ठाकरे जी के हाथों में जाने लगी तो राज ठाकरे जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मातोश्री में अपने पर कटते देख सीधे बगावत का बिगुल फूंक दिया और शिवसेना को अलविदा कहकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का गठन कर लिया। यह सीधे तौर पर बाल ठाकरे साहब के बनाए साम्राज्य को सीधी चुनौती थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज जी ने 13 सीटें जीतकर ऐसा धमाका किया कि लगा नया किंग मेकर आ गया है। लेकिन बाल ठाकरे साहब का तिलिस्म तोड़ना खाला जी का घर नहीं था। मराठी मानुस और कट्टर हिंदुत्व का कोर वोटर कभी पूरी तरह राज्य की झोली में नहीं गया। बाल ठाकरे साहब के वफादार कैडर ने साफ संदेश दिया कि नकल कभी असल की जगह नहीं ले सकती। नतीजा यह हुआ कि 13 सीटों से शुरू हुआ मनसे का सफर वक्त के साथ लुढ़कते लुढ़कते विधानसभा में महज 1 सीट पर सिमट कर रह गया। राज्य की रैलियों में आज भी लाखों की भीड़ जुटती है, तालियां गूंजती हैं, लेकिन जब वोट पेटियां खुलती हैं तो वो समर्थन गायब मिलता है। वर्तमान में राज ठाकरे जी जीवित हैं, अपनी पार्टी मनसे के मुखिया हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्य चुनावी पिच पर आज भी एक ठोस राजनीतिक वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नंबर 4 पर आते हैं माधव देशपांडे जी। साल था 1989। माधव देशपांडे जी कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वे उन चुनिंदा शुरुआती राजनीतिकारों में शामिल थे जिन्होंने 1966 में शिवसेना की नींव रखी थी और पार्टी का संविधान तक तैयार किया था। संगठन पर उनकी गहरी पकड़ थी और वे खुद को बाल ठाकरे साहब का वैचारिक मार्गदर्शक समझते थे। लेकिन जब शिवसेना का विस्तार हुआ और फैसले मातोश्री के एक कमरे से तय होने लगे तो देशपांडे जी को लगा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है। उन्होंने खुले मंच से बाल ठाकरे साहब की निरंकुश कार्यशैली और परिवारवाद के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अखबारों में बयान देकर ठाकरे साहब के एक तरफा फैसलों को सीधी चुनौती दी। बाल ठाकरे साहब अपनी सल्तनत में किसी की समानांतर हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने बिना किसी लंबी बहस के देशपांडे जी को संगठन से बेदखल करने का फरमान सुना दिया। शिव सैनिकों ने रातों रात अपने ही पूर्व मार्गदर्शक से मुंह मोड़ लिया और पार्टी दफ्तरों के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। देशपांडे जी ने ठाकरे साहब के खिलाफ दूसरा राजनीतिक मंच खड़ा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया।
जो नेता कल तक शिवसेना का दिमाग कहलाता था, वो चंद महीनों में गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। वर्तमान में माधव देशपांडे जी इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनका सियासी अंत उसी दिन हो गया था जब उन्होंने बाल ठाकरे साहब से पंगा लिया था। नंबर 3 पर आते हैं बंडू सिंगरे जी। 1970 के दशक में मध्य मुंबई के लालबाग और परल इलाके में बंडू सिंगरे जी का नाम खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। वे शिवसेना के सबसे आक्रामक, दबंग और बाहुबली नेताओं में गिने जाते थे। उनके एक इशारे पर पूरा इलाका बंद हो जाता था, लेकिन जब बाहुबल सिर चढ़कर बोलने लगा तो उन्हें लगा कि बाल ठाकरे साहब की लोकप्रियता उनके जैसे लड़ाकों की वजह से है। सिंगरे जी ने बाल ठाकरे साहब पर कांग्रेस के साथ अंदरूनी सांठगांठ करने का सनसनीखेज आरोप जड़ दिया। उन्होंने बगावत का झंडा उठाते हुए प्रति शिवसेना यानी बाल ठाकरे साहब के खिलाफ एक समानांतर शिवसेना बनाने का खुला ऐलान कर दिया। बाल ठाकरे साहब ने इस बगावत को अपनी पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना। उन्होंने अपने वफादार शिव सैनिकों को सिर्फ एक साफ संदेश दिया। इसके बाद लालबाग परल की गलियों में शिव सैनिकों ने ऐसा आक्रामक रुख अपनाया कि कुछ हफ्तों के भीतर बंडू सिंगरे जी की प्रति शिवसेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उनके समर्थक दुम दबाकर भाग खड़े हुए। जिस इलाके में सिंगरे जी की तूती बोलती थी, वहां उनका घर से निकलना तक दूभर हो गया। वे राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। वर्तमान में बंडू सिंगरे जी जीवित हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति से पिछले 4 दशकों से पूरी तरह बाहर होकर गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 2 पर आते हैं बलवंत मंत्री जी। साल था 1967, जब शिवसेना अपनी बाल्यावस्था में थी और मुंबई में अपने पैर पसार रही थी। बलवंत मंत्री जी शिवसेना के सबसे शुरुआती और सबसे तेज तर्रार वक्ताओं में से एक थे। जब वे माइक थामते थे तो मराठी नौजवानों का खून खौल उठता था। अपनी इस लोकप्रियता के गुमान में आकर मंत्री जी को गलतफहमी हो गई कि शिवसेना की असली ताकत बाल ठाकरे साहब नहीं बल्कि उनकी जुबान है। उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी आंतरिक बगावत की शुरुआत कर दी। मंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर बाल ठाकरे साहब के एक छत्र नेतृत्व पर सवाल उठाए और संगठन में बराबरी की हैसियत की मांग रख दी। बाल ठाकरे साहब ने अपने शुरुआती दौर में ही यह साफ कर दिया था कि इस संगठन में सिर्फ एक ही सेनापति रहेगा। जब मंत्री जी ने दादर में अपनी अलग जनसभा करने की कोशिश की तो नाराज शिव सैनिकों ने मंच पर धावा बोल दिया। सभा में जमकर तोड़फोड़ हुए। मंत्री जी को दौड़ाया गया और उन्हें ऐसा कड़ा सबक सिखाया गया कि उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंत में अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए बलवंत मंत्री जी को सीधे बाल ठाकरे साहब के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। उस एक माफीनामे ने मंत्री जी के राजनीतिक करियर का ऐसा पूर्ण विराम लगाया कि वे कभी दोबारा किसी मंच पर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वर्तमान में बलवंत मंत्री जी जीवित नहीं है, उनका बहुत पहले ही देहांत हो चुका है। नंबर 1 पर आती है सबसे सनसनीखेज कहानी, जो कि है कृष्णा देसाई जी की। 1960 के दशक के अंत में मुंबई की राजनीति का मिजाज बिल्कुल अलग था। उस दौर में मुंबई की कपड़ा मिलों और गिरन गांव के मजदूर इलाकों पर कम्युनिस्ट पार्टी का लाल परचम लहराता था। इस लाल किले के सबसे खूंखार, दबंग और फायर ब्रांड सिपाही सालार थे परल से कम्युनिस्ट विधायक कृष्णा देसाई जी। जब बाल ठाकरे साहब ने मराठी मानुष के हक और कम्युनिस्टों के लाल आतंक के खिलाफ अपनी गैर कम्युनिस्ट राजनीति का बिगुल फूंका तो देसाई जी ने ऐसे अपनी रियासत पर सीधा हमला माना। कृष्णा देसाई जी ने बाल ठाकरे साहब और शिवसेना को मुंबई की सड़कों पर खुलेआम ललकारा। मिल यूनियनों पर कब्जे को लेकर दोनों तरफ से खूनी झड़पें, हड़तालें और हिंसक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। देसाई जी को अपने मजदूर कैडर और बाहुबल पर इतना गुरूर था कि वे बाल ठाकरे साहब को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देना चाहते थे। यह टकराव इतना हिंसक और चरम पर पहुंच गया कि 5 जून 1970 की रात को परल की सड़क पर कृष्णा देसाई जी की सरेआम धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे महाराष्ट्र और देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इसके बाद परल सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना के वामनराव महादिक जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस एक घटना ने मुंबई की कपड़ा मिलों से कम्युनिस्टों के दशकों पुराने लाल साम्राज्य को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका और मुंबई पर शिवसेना का ऐसा एक छत्र भगवा राज कायम हुआ जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की तकदीर ही बदल दी।
कृष्णा देसाई जी का 1970 में ही दुखद अंत हो चुका है। वे दिवंगत हैं।